यस डियर स्टूडेंट्स, दिस इज रौनक मंथली। आज हम हमारे साइंस में नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको देखने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर चल रहा था जिसमें केमिकल रिएक्शंस को हमने पढ़ा था। उसके आगे कुछ एक केमिकल रिएक्शन हम देखी भी थी, एडिशन रिएक्शन। उसी के आधार पे हमारे पास जो आगे नई केमिकल रिएक्शंस आ रही है, उनके जो टाइप्स आ रहे हैं उनके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो अब आता है हमारे पास फर्स्ट रिप्लेसमेंट रिएक्शन। रिप्लेसमेंट रिएक्शन बोलो या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलो, बात एक ही होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या रिप्लेसमेंट रिएक्शन एक ही चीज़ है। इसमें क्या होता है, जैसे कि भाई एक तो होता है मोर रिएक्टिव एलिमेंट, यानी कि एक जो एलिमेंट होता है उसकी रिएक्शन करने की कैपेसिटी या रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, और दूसरा जो होता है उसकी रिएक्शन करने की कैपेसिटी उसके हिसाब से कम होती है। तो वो जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटा करके वहाँ पे आ जाता है और उसको आगे की तरफ डिस्प्लेस कर देता है। इस वजह से इसका नाम होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर रिप्लेसमेंट रिएक्शन। तो मैं डिफाइन देख लेते हैं इसकी। इन दिस रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। अपने कंपाउंड में से किसी एलिमेंट के थ्रू उसके खुद के एलिमेंट को हटा दिया जाना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। तो इसका एग्जांपल अपने पास कॉमन सबसे सीधा है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। जो रिएक्शन होने के बाद बन रहा है जिंक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, तो क्या करता है ये कॉपर के इसकी जगह से हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है और खुद उसकी जगह पे जाकर के जुड़ जाता है, जिससे बन जाता है हमारे पास जिंक सल्फेट एंड कॉपर। तो ये तो हो गया हमारे इसका एग्जांपल, जिसमें क्या है जिंक मोर रिएक्टिव है इसलिए वो कॉपर को हटा करके लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा करके उसकी जगह पे जाकर के जुड़ जाता है, जिससे बनता है हमारे पास जिंक सल्फेट और कॉपर सेपरेट हो जाता है। ये बात हो गई हमारे जिंक सल्फेट और कॉपर की। अब आता है नेक्स्ट, इसी में अपने पास कि भाई रिएक्टिविटी कैसे पता चलेगी, किसकी रिएक्शन करने की कैपेसिटी ज़्यादा है और किसके कम है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो इसको पता करने के लिए हमारे पास एक सीरीज बनी हुई होती है कुछ एलिमेंट्स की। उस सीरीज के आधार पे हम लोग पता करते हैं कि कौन सा जो एलिमेंट है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा और कौन सा कम रिएक्टिव होगा। तो इसके लिए हम रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं। The knowledge of reactivity order of element can be obtained by reactivity series of the metal. मेटल्स की जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है उससे हमें रिएक्टिविटी सीरीज की के बारे में नॉलेज मिलता है या जानकारी मिलती है। ये डिफाइन हो गई हमारे लिए रिएक्टिविटी सीरीज की। फिर अब रिएक्टिविटी सीरीज है क्या उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले है अपने पास पोटेशियम, यानी कि पोटेशियम की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। फिर आता है हमारे पास सोडियम, उसकी रिएक्टिविटी उससे कम। फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, अर्जेंटम यानी कि सिल्वर और औरम। ये क्या हो गए हमारे पास कुछ जो हो गए एलिमेंट दे रखे हैं, उनकी रिएक्टिविटी क्या होती है उसको हम इस बेसिस पे पता कर सकते हैं। बीच में आता है हमारे पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है, मिडिल में माना जाता है, जिसकी रिएक्टिविटी सीरीज ना तो ज़्यादा होगी ना कम होगी। हाइड्रोजन से जो ऊपर वाले एलिमेंट्स होंगे वो होंगे मोर रिएक्टिव, और हाइड्रोजन से जो नीचे वाले एलिमेंट होंगे उनको माना जाएगा लेस रिएक्टिव। तो इनके आधार पर अपन पता कर सकते हैं कि भाई कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है। यानी यहाँ पे देखते हैं जैसे पोटेशियम है वो कैल्शियम को डिस्प्लेस कर सकता है, उसकी जगह से हटा सकता है, उसके कंपाउंड से हटा सकता है, लेकिन कैल्शियम जो है पोटेशियम को उसके कंपाउंड से नहीं हटा सकता है। तो ये तो हो गई हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। ऊपर वाले जो एलिमेंट होंगे वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होंगे, नीचे वाले जो एलिमेंट होंगे वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होंगे। तो और जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे हमारी जो रिएक्टिविटी है एलिमेंट्स की वो क्या होती जाएगी, धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी। ये बात हो गई हमारे अभी तक की रिएक्टिविटी सीरीज की। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, दो टाइप की होती है, तो नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एक होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब बात करते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। ये आ गई हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं उनके आयंस क्या होते हैं आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। आयन एक्सचेंज हो रहे हैं तो मतलब क्या हो रहा है, एक कंपाउंड में पूरी तरीके से दो अलग अलग बन रहे हैं हमारे पास। इसका मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डबल बार हो रहा है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिफाइन कर लेते हैं।
A reaction in which there is a exchange of ions between the reactants are called double displacement reaction. ऐसी रिएक्शन जिसमें आयंस का आपस में एक्सचेंज हो रहा हो वो रिएक्शन क्या होती है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हो गया हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डिफाइन। इसके एग्जांपल्स हम लोग समझ लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास है कॉपर सल्फेट प्लस NaOH, जिससे बन रहा है हमारे पास कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस Na2SO1 सोडियम सल्फेट। कॉपर सल्फेट की रिएक्शन कराई जा रही है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। कॉपर हाइड्रोक्साइड हमारे पास बन रहा है और सोडियम सल्फेट हमारे पास बन रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें जो SO4-2 का जो आयन है वो रिएक्शन कर रहा है सोडियम के साथ, यानी कि एक डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ हो गया, और यहाँ पे OH- जो आयन है वो रिएक्शन कर रहा है कॉपर के साथ और एक डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो गया हमारे पास। तो डिस्प्लेसमेंट डबल दो बार हो गया है, 2 टाइम हो गया है, डबल हो गया है। तो इसका मतलब जो रिएक्शन है वो क्या हो गई? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हो गया एग्जांपल इसका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एक एग्जांपल और है हमारे पास AgNO3 प्लस KCl, जो बनता है हमारे पास AgCl प्लस ANO3, यानी कि अपने पास सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन पोटेशियम क्लोराइड के साथ कराई जाती है तो फिर सिल्वर क्लोराइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट हमारे पास बनता है। यहाँ पे भी डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इस तरीके से ऊपर मैंने बताया सेम प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई हो रही है। यह हो गई हमारे डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट रिएक्शन की बात। इसके बाद नेक्स्ट आ गए हमारे पास डिसोसिएशन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिसोसिएशन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नाम से ही पता चल रहा है कि मतलब क्या होगा। इसमें जो रिएक्टेंट होगा दो या दो से ज़्यादा टुकड़ों में टूटेगा या फिर प्रोडक्ट्स में ब्रेक होगा। तो ए रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट गेट डिकम्पोज्ड टू प्रोड्यूस 2 or more प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड डिसोसिएशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट क्या होगा, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो जाता है तो उसको बोलते हैं अपन डिसोसिएशन या फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है हमारे पास? इसका एग्जांपल देखने के लिए सबसे पहले तो इसकी ये पता करना होगा कि यहाँ पे कितने टाइप्स की रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारे पास 3 टाइप्स की होती हैं। 3 टाइप्स की फर्स्ट है अपने पास इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन, सेकेंड है थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्ड है फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। अब क्या है इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन? इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन आइए है तो इसकी डिफाइन देखते हैं। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस नाम के अकॉर्डिंग यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी काम आएगी। इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज हम लोग करते हैं किसी भी प्रोडक्ट यानी कि जो कंपाउंड है उस या फिर रिएक्टेंट है उसको ब्रेक करने के लिए या तोड़ने के लिए। तो फिर जो हमारे पास एनर्जी यूज आ रही है इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इसलिए उसको बोला जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। देखते हैं इन दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड टू डिकम्पोज द सब्सटेंस और रिएक्टेंट, यानी कि किसी भी रिएक्टेंट या सब्सटेंस को ब्रेक करने के लिए अगर इलेक्ट्रोलाइसिस एनर्जी यूज आ रही है तो वह अपने जो डिकम्पोजिशन हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन हो जाएगा। इसका एग्जांपल देख के चलते हैं। एग्जांपल हमारे पास H2O वाटर है जिसमें इलेक्ट्रिक EC लिखा हुआ है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट है हमारे पास। इलेक्ट्रिक करंट पास कराई जाती है तो क्या होता है हाइड्रोजन गैस सेपरेट हो जाती है और ऑक्सीजन गैस सेपरेट हो जाती है। तो दो कंपाउंड बन गए हमारे पास या दो एलिमेंट बन गए। एक कंपाउंड था जिसके ब्रेक होने के दो एलिमेंट अलग अलग, दो गैसें हमको अलग अलग मिल गई। नेक्स्ट NaCl। NaCl में क्या करते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं तो सोडियम अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस अलग हो जाती है, यानी यहाँ पे भी क्या हो गया इनका ब्रेक होना हो गया, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट हुई। फिर आ रहा है हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल में क्या होगा हीट एनर्जी मिलेगी, यानी थर्मल का मतलब ही क्या होता है हीट। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब यहाँ पे हीट एनर्जी हमारे यूज आएगी किसी भी रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए। तो इन दिस रिएक्शन हीट एनर्जी इज यूज्ड टू डिकम्पोज द रिएक्टेंट। इसके अंदर हीट एनर्जी का यूज किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए या फिर किसी भी जो अपने पास कंपाउंड है उसको ब्रेक कर करके उससे दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड बनाने के लिए। फिर ये आता है अपने पास इसका एग्जांपल जैसे कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास है।
इसमें हीट एनर्जी भेजी जाती है, तो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड सेपरेट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। ये हो गई हमारी बात थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। नेक्स्ट इसी के अंदर थर्ड टाइप आई है फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस मतलब कि भाई जो सन से मिलने वाली एनर्जी होती है उसको बोलते हैं फोटोलाइटिक एनर्जी। तो फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन हो रहा है, मतलब इसमें कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए क्या होगा, सनलाइट वाली एनर्जी काम आएगी। अब सनलाइट वाली एनर्जी एक्चुअल में क्या होती है, जो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं सनलाइट एनर्जी। अब आ जाते हैं, इन दिस रिएक्शन सनलाइट एनर्जी इज यूज्ड टू डिकम्पोज द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को दो या दो से ज़्यादा टुकड़ों में या फिर ब्रेक करने के लिए जिस एनर्जी यानी जो एनर्जी चाहिए वो वाली एनर्जी अगर सनलाइट एनर्जी हो तो जो अपने पास डिकम्पोजिशन हो रहा है वो डिकम्पोजिशन कौन सा होगा, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। HBr यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड में जब अल्ट्रावायलेट रेज यूवी रेज मतलब अल्ट्रावायलेट रेज होती है जो आती है हमारे पास सन से, उसकी वजह से क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होकर बनाएगा H2 प्लस Br, यानी हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी और ब्रोमीन गैस सेपरेट हो जाएगी। तो ये तो बात हो गई हमारी डिसोसिएशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। इसके बाद और भी रिएक्शंस है हमारे पास, उनके बारे में देखना होगा हमें। फिर आ गई नेक्स्ट स्लो एंड फास्ट रिएक्शन। स्लो एंड फास्ट रिएक्शन नाम के अकॉर्डिंग ही पता चल रहा है, ये स्लो रिएक्शन है वो क्या होगी, पूरा होने में टाइम लगेगी। फास्ट रिएक्शन जो क्या होगी, जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगी। तो फर्स्ट देखते हैं फास्ट रिएक्शन। These reactions occurs very fastly. It occurs only by mixing the reactants. It is also called instantaneous reaction. यानी कि ऐसी रिएक्शन जो बहुत जल्दी होती हैं उसको बोलते हैं अपन फास्ट रिएक्शन। और फिर बाद में क्या है, इट ओकर्स ओनली बाय मिक्सिंग रिएक्टेंट। ये क्या होता है, जब अपन दो कंपाउंड को क्या करें, साथ में मिला रहे हो, तब जो रिएक्शन हो रही है जो मतलब वो आसानी से फटाफट मिल जाए तो वो जो रिएक्शन होगी फास्ट रिएक्शन होगी। और इसको इंस्टेंटेनियस रिएक्शन भी बोला जाता है, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन भी बोला जाता है, क्योंकि ये क्या हो रही है इंस्टेंट उसी टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे जैसे हम मिलाते हैं हैंड टू हैंड कंप्लीट हो जाती हैं, इसलिए इसको बोला जाता है इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल हमारे पास है NaOH प्लस HCl NaClH2O, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में हमने मिलाया हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो हमारे पास प्राप्त हो गया, हमको मिल गया सोडियम क्लोराइड और H2O। इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में बिल्कुल न के बराबर टाइम लगता है, यानी कि ये रिएक्शन बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाती है। फिर इसके बाद आती है हमारे पास स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन क्या होगी, कुछ थोड़ा टाइम लेगी रिएक्शन पूरा होने में, तो उसको जो होगा स्लो रिएक्शन का जो अपना लिखने का काम है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज तक का हमारा वर्क है जो फास्ट रिएक्शन तक ही है। इससे रिलेटेड आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप वापस से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। और जो भी हो आप डेली पढ़ते रहिए, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे।